नमस्कार बच्चों। आज अब हम चर्चा शुरू करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद विकास के थ्योरीज़ के बारे में कि किस किस अर्थशास्त्री ने जो थ्योरीज़ दी हैं वो हमें करनी है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रतिष्ठित सिद्धांतों के बारे में। ऑल्दो आपके सिलेबस में रिकार्डो और मार्क्स की थ्योरी स्पेसिफाइड है, पर रिकार्डो और मार्क्स को समझने के लिए सबसे ज़्यादा उससे पहले आवश्यक है कि हम एडम स्मिथ की थ्योरी को समझें, क्योंकि प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक भले ही रिकार्डो, मार्क्स और आगे के मिल और ये सब अर्थशास्त्री रहे हों, और एडम स्मिथ जैसा कि आप जानते हैं हमारे अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने एज सच कह कर के ये थ्योरी प्रतिपादित भी नहीं कही कि ये मेरी विकास की थ्योरी है, पर जो इनके टेनेंट्स थे, जो बातें इन्होंने कही, वो विकास की थ्योरी की ओर ही इंगित करती हैं। तो जब तक हम इस मूलभूत इनकी थ्योरी को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रतिष्ठित सिद्धांत को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसका थ्योरी का पूरा पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। समझाने के लिए मैंने आपको ये पेज मैंने आपके सामने लाई हूँ। आप जानते ही हैं कि एडम स्मिथ ने 1776 में जो अपनी किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी थी, और वही इनकी विकास की थ्योरी या विकास का सिद्धांत कहलाते हैं। एडम स्मिथ का मानना था, जो मेन बात थी वो थी नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का मतलब ये था कि विकास के लिए कोई अतिरिक्त श्रम करने की ज़रूरत नहीं है। एक इनविजिबल हैंड होता है जो विकास को अपने आप आगे ले जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेड ओनर जो है, ब्रेड बनाने वाला ब्रेड नहीं बनाए तो हम भूखे रह जाएंगे, या ब्रेड बनाने वाला ब्रेड सिर्फ इसलिए बना रहा है कि हम भूखे ना रह जाएं। ब्रेड बनाने वाला ब्रेड इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको भी ब्रेड खानी है, अर्थात उसको भी अपनी कमाई करनी है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जब तक उसको फ़ायदा होगा वो काम करेगा, और ऐसा कमोबेश प्रत्येक व्यक्ति के साथ सही है। और ये जो इनविजिबल हैंड है, ये एक ऐसा ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम मैकेनिज़्म है जो एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ सोसाइटी को लेकर जाता है। अर्थात अगर सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, कोई और रेगुलेट ना करे, कोई सरकार नहीं हो, कोई और हस्तक्षेप नहीं हो, तो मार्केट अपने आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाएगी, जिससे नेशनल वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो अगर अपन बेसिक नियम की बात करते हैं तो ये एडम स्मिथ का बेसिक नियम है। आगे जो इन्होंने बात करी कि बेसिकली डेवलपमेंट या विकास या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती कैसे है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी अपनी इस थ्योरी में वो थी डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि श्रम के विभाजन को। इनका ये मानना था कि श्रम विभाजन होने से क्या होगा, एक तो प्रत्येक वर्कर के वर्किंग आवर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। वो स्पेशलाइजेशन जो है अगर वो अचीव करेगा तो वो एक ही तरह का काम अगर लगातार करेगा तो वो उसी काम का स्पेशलिस्ट हो जाएगा। स्पेशलिस्ट होगा तो वो उस काम को अच्छे से करेगा तो उसका समय भी बचेगा, और वो एनर्जी जो है वो दूसरे काम में लगा पाएगा, उसका टाइम सेव होगा, और जो है वो दूसरी चीज़ें भी इन्वेंट कर पाएगा, और लेबर सेविंग मशीन्स का भी डेवलपमेंट होगा। ऑल्दो ये लास्ट जो कॉज है लेबर सेविंग मशीन्स वाला, कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरी जो बात इन्होंने करी, डिवीजन ऑफ लेबर के अलावा जो सोर्सेस ऑफ ग्रोथ की बात यदि अपन करते हैं, या सोर्सेस विकास के स्रोतों की बात करते हैं, तो दूसरा जो स्रोत है वो है इनका कैपिटल एक्यूमुलेशन। अब कैपिटल एक्यूमुलेशन कहाँ से होगा? कैपिटल एक्यूमुलेशन डेफिनेटली जो है एक एसेंशियल कंडीशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और ये माना था एडम स्मिथ ने कि केवल कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स ही कैपेबल ऑफ सेविंग हैं।
अर्थात रेट ऑफ, जैसा कि हम जानते हैं सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना कि रेट ऑफ सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और सेव कौन करेगा? कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज टू, जो इनका जो इंटरेस्ट होता था वो जितनी अधिक बचत उतना अधिक विनियोग, तो जितनी अधिक बचत होगी विनियोग उतना अधिक होगा और उतना अधिक विकास होगा। और जितना भी सेविंग है, क्योंकि इसमें ये मान्यता मान के चली जाती थी कि जितनी भी बचत है वो कम्प्लीटली वापस से इन्वेस्ट विनियोग कर दी जाती है। लेबर क्लास को डेफिनेटली ये मानते थे कि ये इनकैपेबल ऑफ सेविंग है। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठित जो हमारे सिद्धांत है वो मान कर चलता है कि उस समय क्या चलता था, आयरन लॉ ऑफ वेजेस, जो ये कहता था कि लेबर क्लास केवल सब्सिस्टेंस लेवल तक ही मजदूरी प्राप्त कर सकती है, अर्थात निर्वाहन जो लेवल है, निर्वाहन, बेसिक निर्वाहन करने के लिए ही मजदूरी की दर वहीं पर निर्धारित होती है। क्यों होती है ऐसा? उनका मानना था कि यदि अधिक हो जाती है, कई बार जो होता है अगर इन्वेस्टमेंट अधिक हो जाता है, कैपिटलिस्ट अधिक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो क्या होगा? मजदूरी की दर बढ़ जाएगी। मजदूरी की दर यदि बढ़ जाती है तो अधिक लोग मजदूरी करेंगे, अधिक लोग मजदूरी करना चाहेंगे, तो अर्थात पूर्ति अधिक हो जाएगी और मांग कम हो जाएगी मजदूरी की। और यदि पूर्ति अधिक होती है और मांग कम होती है तो हम सब जानते हैं तो मजदूरी की कीमत कम हो जाती है, अर्थात मजदूरी की दर कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि सब्सिस्टेंस लेवल से कम है मजदूरी की दर, तो लोग क्या करेंगे? पलायन करेंगे। अगर वो निर्वाहन ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं मजदूरी की दर से, तो वह मजदूरी छोड़ देंगे। अगर वह मजदूरी करना छोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? मांग अधिक हो जाएगी और पूर्ति कम हो जाएगी। और यदि मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो हम सब जानते हैं कि कीमतें बढ़ती हैं, और इस स्थिति में कीमतें क्या है? मजदूरी की दर। अर्थात उनका ये मानना था कि मजदूरों को केवल अपने जीवन निर्वहन करने लायक ही मजदूरी प्राप्त होती है, इसलिए वह सेविंग करने के लिए इनकैपेबल होते हैं। अब तीसरा प्रश्न ये था कि ये कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों हैं? तो इसका बहुत सिंपल सा बात थी कि इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं, एक तो उनको बचत अपने आप ही होती है तो उनको वो इन्वेस्ट करनी ही करनी है, और दूसरा ये है कि और कमाई करने के लिए, टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। आज भी यही है, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट क्यों करता है? टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत भी यही कहता था कि टू अर्न मोर प्रॉफिट्स कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट। अब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने, स्मिथ ने लिखा कि with the increase in prosperity, progress and population, the rate of interest falls, and as a result of the supply of capital, it is augmented. The reason being that the fall in interest rate, the moneylenders will lend more to earn more interest for the purpose of maintaining their standard of living at the previous level. अर्थात एडम स्मिथ ने माना कि यदि विकास की दर बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है तो सप्लाई ऑफ कैपिटल जो होता है वो बढ़ जाता है। अब सेटअप सप्लाई ऑफ कैपिटल क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो मनी लेंडर है या जो कैपिटलिस्ट है, जो कैपिटल लेंड कर रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो उसकी कमाई पहले से कम हो गई, तो पहले जितना जीवन स्तर यापन करने के लिए उसको अधिक पैसा लेंड करना पड़ेगा, अधिक पैसा उधार देना पड़ेगा बाजार में। अधिक पैसा देगा तो अर्थात बाजार में अधिक कैपिटल आएगा पहले से, और धीरे धीरे क्या होगा? Thus the quantity of capital for lending will increase with the fall in the rate of interest. कैपिटल इतना अधिक हो जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा और वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में वो खुद एंटरप्रेन्योर बनेगा और उस कैपिटल को डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा। रेंट की जो बात करी इन्होंने, स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स राइज इन मनी एज वेल एज रियल रेंटल्स एंड राइज इन रेंटल शेयर ऑफ नेशनल इनकम. This is because the interest of landowners are closely connected with the general interest of society. तो ये तो उन्होंने एजेंट्स ऑफ ग्रोथ बनाए, प्रॉफिट को बनाया, रोल ऑफ इंटरेस्ट की बात करी
और रेंट की बात करी। इसके अलावा यदि एजेंट्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो स्मिथ ने ये माना कि फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन आर द एजेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। फ्री ट्रेड तो माना ही है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। Enterprise and competition that led farms, producers and businessmen to expand the market, which in turn made economic development possible. ये सारे functions although उन्होंने interrelated माने। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से जो है कंस्ट्रक्शन वर्क इम्प्रूव होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क इम्प्रूव होगा तो बिजनेस इम्प्रूव होगा। जब एग्रीकल्चर में सरप्लस होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो डिमांड फॉर कमर्शियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स भी बढ़ जाएगी। ये जो है इससे कमर्शियल प्रोग्रेस होगा और इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी विकास होगा। On the other hand, their development leads to increase in agriculture production when farmers use advanced production techniques. Thus, capital accumulation and economic development take place due to emergence of the farmer, the producer and the businessman. अर्थात एक किसान को, उत्पादनकर्ता को और बिजनेसमैन को इन्होंने एजेंट ऑफ ग्रोथ माना। इस टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।